नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने आज साफ संदेश दे दिया है। राष्ट्र विरोधी ताकतों को उन्होंने संदेश दिया है कि उनके साथ कोई रियायत बख्शी नहीं जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा, रियायत नहीं दी जाएगी। उन्होंने आज शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान 669 फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के कैडेट्स को पासिंग आउट परेड दी गई थी और इस परेड के दौरान उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने साफ संदेश दिया कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है और आगे भी इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। श्री पावन गुप्ता जी प्रवेश लंगर सबसे उनके लाभ देते हैं बुलंदियां आसमानों करके हासिल किए मैदान में ह्यूमन लांसर्स मुस्तैदी से तैनात हैं। तथा मैं प्रेजेंटेशनों को चलिए जम्मू कश्मीर पुलिस के लगभग सभी बहादुर जवानों की तथा अफसरों की ट्रेनिंग इसी एकेडमी में हुई है और इस मिट्टी ने कैडेट्स को वीर जवान बनाकर यहाँ की आंतरिक सुरक्षा को कायम रखने में संबल प्रदान किया। और आज की तारीख इस बात की गवाह है कि जम्मू कश्मीर यूटी में हमारे पुलिस के जवानों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने हमेशा एक संकट के बाद दूसरे संकट पर विजय जरूर प्राप्त की। हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, जम्मू कश्मीर का प्रत्येक व्यक्ति शांति और भाईचारे की जिंदगी गुजारना चाहता है। यह बात मैं जोर देकर के कहना चाहूंगा कि राष्ट्र विरोधी तत्वों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उनके साथ कोई मुरव्वत नहीं की जाएगी। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने, हमारे बाकी फोर्सेस के जवानों ने अपने जीवन का बलिदान किया, अपनी कुर्बानी दी। घर परिवार के लोगों ने अपने प्यारे बच्चों को खोया। मानव जीवन और मानवाधिकारों के खिलाफ इससे बड़ा कोई दूसरा अपराध नहीं है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि पूरी ताकत से, विश्वास और संकल्प से हम सब मिलकर के इसका मुकाबला करेंगे और जो भी इसे बढ़ावा देने में संलिप्त हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। दर्शकों, राष्ट्र के खिलाफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों को भी उन्होंने चिताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, बाकी एजेंसी पूरी तरह से पैनी नज़र रखे हुए हैं। जो इस प्लेटफॉर्म का एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी जनता का भी अधिकतम विश्वास हासिल करना है और मैं जानता हमारी फोर्सेस के लोग इस पर प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। आजकल नई जनरेशन वारफेयर यानी सोशल मीडिया कुछ लोगों के हाथों में बड़ा पोटेंट वेपन बन चुका है। कई सारे ग्रुप्स राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टेड और जम्मू कश्मीर यूटी में शांति भंग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस पर भी पैनी नजर रखने की आवश्यकता है और मुझे पता है कि हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस और बाकी फोर्सेस इस पर पूरी तरह से चौकन्ने हैं और काम भी कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने उनके परिजनों के, जो उन्होंने ट्रेनिंग दी, उनकी सराहना की और कहा कि आप कर्मठता से इस कार्यक्रम, काम को अंजाम देंगे क्योंकि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का समाज में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लोगन है और आने वाले दिनों में कम से कम 5 ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जहाँ ये आपको रास्ता दिखाएगा। पहला, लोगों की जिंदगी बचाना। दूसरा, फायर या किसी इमरजेंसी घटना को नियंत्रित करना ताकि वो भयावह न हो जाए। तीसरा, लोगों की जीवन भर की संपत्ति, कमाई
प्रॉपर्टी की रक्षा करना, चौथा हमारी प्राकृतिक और औद्योगिक संपदा को नुकसान न पहुंचे उसे बचाना, और पांचवा आम लोगों को, चाहे वो किसी ऑफिस में काम करने वाले लोग हों, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हों या घर में रहने वाले लोग हों, उन्हें फायर सेफ्टी के बारे में लगातार जागरूक करना। मैंने पहले कहा, अब आप लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो उनसे आप कैडेट नहीं बल्कि हीरो होने वाले हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है उधमपुर ट्रेनिंग एकेडमी में मिले प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से आप अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभा पाने में समर्थ होंगे। मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। दर्शकों, आज की हम सियासी गतिविधियों पर नजर दौड़ाते हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अपनी पार्टी हो, चाहे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, हर एक जमात अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रचार में जुटी हुई है। क्योंकि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस गृह मंत्री अमित शाह ने और ऑल पार्टी मीट में कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी साफ कर दिया था कि डिलिमिटेशन कमीशन के बाद, उनकी रिकमेंडेशन आने के बाद इलेक्शन होंगे, और शायद यही कारण था। बीजेपी के चीफ स्टेट प्रेसिडेंट जो है रविंद्र रैना डोडा में डेरा डाले हुए हैं, और आज उन्होंने डोडा में एक बड़ी घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है, विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्यों को पूरा वेतन मिलेगा, उनका वेतन उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर होगा। एक बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि वीडीसी के सदस्य लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे थे। जब आतंकवाद शुरू हुआ था, उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में वीडीसी सदस्यों का चयन किया गया था, लेकिन कुछ वीडीसी सदस्य उसके बाद कोर्ट में चले गए, जिससे कई वीडीसी सदस्यों को वेतन नहीं मिल रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसका बीड़ा उठाया, और भारतीय जनता पार्टी का आज ये दावा है, रविंद्र रैना ने भी ये दावा किया, और साथ ही साथ सुनील शर्मा जो फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी ये दावा किया है कि वीडीसी का मसला जो लंबे समय से अनसुलझा था, उसको सुलझा दिया गया। सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब आतंकवाद उरूज पर था, उस वक्त विलेज डिफेंस कमेटीज का गठन किया गया था। दिल्ली के अंदर उस वक्त आंजानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, और बीजेपी की वाजपेयी हुकूमत ने उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को मिटाने के लिए, हराने के लिए और दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों को खत्म करने के लिए उस वक्त विलेज डिफेंस कमेटीज का गठन किया था। और विलेज डिफेंस कमेटी के नौजवानों ने, इनके मेंबर्स ने जान हथेली पर रखकर अपने गांव की, अपने एरियाज की हिफाजत की है। ये बिना वर्दी के, जैसे आर्मी के जवान, बीएसएफ के जवान बॉर्डर की हिफाजत करते हैं, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स ने जम्मू कश्मीर के गांव-गांव में लोगों की हिफाजत की है। ये गांव के पहरेदार हैं, ये गांव के चौकीदार हैं, जो दिन रात बिना किसी लोभ लालच के इन्होंने गांव के लोगों की रक्षा की है और दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा है। 18,000 रुपया प्रतिमाह दिया जा रहा है। इस हिसाब से एक वीडीसी में 54,000 रुपया आता है 3 एसपीओज के नाम पे। बदकिस्मती ये रही कि कुछ एसपीओज जो कोर्ट में गए, जिन्होंने एक डायरेक्शन लाई कि वो ये 54,000 रुपये नहीं बांटेंगे, और कोर्ट ने इसे मान्य ठहराया, और बाकी वीडीसी वाले जो 5 जिसमें बचे थे, 6 जिसमें बचे थे, उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही थी। बड़ी हाहाकार मची हुई थी। इसके साथ साथ जिस वीडीसी में चाहे मेंबर है, चाहे एसपीओ, जिनकी सैलरी, जिनकी नौकरी लगती थी, जिनका देहांत होता था, उनकी वैकेंसीज को फिलअप नहीं किया जाता था। मेरे कहने का ये तात्पर्य कि वीडीसी बिल्कुल डिफंक्ट हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे स्टेट में हमारा एक एक्सक्लूसिव सेल इस वीडीसीज की समस्याओं को देखता है, जिसके कन्वीनर हमारे बड़े भाई और उस डोडा बचाओ आंदोलन के एक प्रमुख कार्यकर्ता ठाकुर बसंत राज जी इस सेल के संयोजक हैं। इनके नेतृत्व में बहुत एक लंबी जदोजहद चली और वीडीसीज की समस्याओं को सुलझाने के लिए केंद्र तक बात हुई।
दर्शकों, जो भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि विलेज डिफेंस कमेटियों का जो मामला था वो सुलझा लिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक तौर पर जरूर बीजेपी को लाभ होगा। अगर हम रामबन की बात करते हैं, किश्तवाड़ की बात करते हैं, डोडा की बात करते हैं, इन तीनों जिलों में जरूर इसका लाभ होगा। लेकिन आपको बताते चले कि तेज तरार अंदाज में महबूबा मुफ्ती अपने प्रचार में जुटी हुई हैं, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी हुई हैं। जो सेटबैक भाजपा के हाथ खींचने से सरकार गिरने के बाद पीडीपी को पड़ा था, हुआ था, उसकी भरपाई करने के लिए जुटी हुई। आज मेंढर में उनका पुरजोर स्वागत किया गया। मेंढर में कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था और जो बॉडी लैंग्वेज महबूबा मुफ्ती की थी उससे भी साफ जाहिर होता था कि महबूबा मुफ्ती भी गुडी गुडी माहौल में लग रही है, क्योंकि उनको लगता है कि कैडर दोबारा से जुड़ सकता है, उनके जुड़ा हुआ है। और शायद यही कारण था कि उन्होंने अपने संबोधन में ये कहा कि आज की जो दौर है सबसे बुरा दौर है। उन्होंने कहा कि 1996 के बाद भी हालात खराब हुए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 2002 में जब उनकी सरकार बनी और उसके बाद प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो इनिशिएटिव्स लिए, पाकिस्तान से बातचीत, अलगाववादियों से बातचीत, उसके बाद माहौल बना था। लेकिन अब माहौल और बिगड़ गया है। आपने हम पे बड़ी राजू का नाम आता था, इसलिए मैं हर बार लड़ाई करता था। उसी तरह में टाइम दें जिस तरह पार्टी पुष्प को टाइम देता है। आज अपने वर्कर की बात सुन के मुझे और हौसला मिला। जब आप लोग बोलते हैं तो मुझे और हौसला मिल जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे हालात कभी नहीं देखे। 96 में मैंने इलेक्शन लड़ा, क्या कामयाब हुई या 2 तिहाई से एक सरकार बनी, उस वक्त भी हालात बड़े खराब थे। पकड़ दकड़ का माहौल था, खून खराबा था, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ था। तो लोगों ने सोचा सरकार बनी, अब हमें आराम मिलेगा 96 में, मगर बदकिस्मती से आराम मिल न सका। बल्कि अगर तब तक एस्पा था, फिर कोटा भी आ गया, फिर टास्क फोर्स भी आ गए, फिर बहुत पकड़ दकड़ का माहौल बन गया और बहुत अजाब था लोगों को। और उसके बाद जब मुफ्ती साहब को मौका मिला, मुझे ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सिचुएशन को, हालात को संभाला। उन्होंने उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनको कायम कर दिया। उनको बोला जम्मू कश्मीर ये जमीन का झगड़ा नहीं है। अगर आप जम्मू कश्मीर को साथ रखना चाहते हैं तो आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतना होंगे। और वो डंडे के बलबूते पे नहीं जीते जाते जो आज डंडा चला रहे हैं। जो आज डंडा चल रहा है दिल्ली में, ये डंडे से काबू आप निजाम को कर सकते हो, उसका दिल नहीं जीत सकते हो। दर्शकों, भारतीय जनता युवा मोर्चा, आपको बताते चले कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और आपको बताते चले भारतीय जनता युवा मोर्चा ने यह फैसला लिया था कि कल जगह जगह जाकर के शिविर्स लगाए जाएंगे। इन शिविर में जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, केंद्र सरकार के पॉलिसी प्रोग्राम्स हैं, लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो आज यूथ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हर जिला स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा। हर जिले में लोगों को बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी वादे किए, चाहे रोजगार के वादे किए, चाहे गरीबी कम करने के वादे किए, महंगाई कम करने के वादे किए, सब के सब जुमलेबाजी थी। आइए कांग्रेस, यूथ कांग्रेस का क्या कहना है ये हम आपको मतलब है कल नरेंद्र मोदी जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹੈ तो भारतीय युवा कि भारतीय जनता पार्टी ने जी जुमलेबाज सरकार है जिन्हें आख्या कि हर सालदार बंदे वो तो दिते नहीं इन्हें, तो वो अलावा इन्हें 4-4.5 करोड़ लोग बेरोजगार किए। तो साड़ा कल भारतीय युवा कांग्रेस सड़कों पर हर डिस्ट्रिक्ट पॉइंट, हर डिस्ट्रिक्ट से प्रोग्राम कर इंदे भारतीय जनता पार्टी के नेता का प्रोग्राम ये है कि कल दसना और झूठ है। अगर फैक्ट दे गल की जाए
तो सारे ही पता कि नरेंद्र मोदी उन्हें ललकार रैली से जिसले जम्मू कश्मीर वो तो दिते नहीं ने तो अज 7 साल होने लगे ना तो 14 करोड़। तो भारतीय युवा कांग्रेस हर डिस्ट्रिक्ट वाइज मुहिम स्टार्ट करा दी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जी एक जुमलेबाज सरकार है जिन्हें आख्या कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार देगन तो पिछले 7 सालें 14 करोड़ रोज़गार बनते हैं वो तो दिते नहीं इन्हें। तो वो अलावा इन्हें 4-4.5 करोड़ लोग बेरोज़गार किए। तो साड़ा मेन मकसद जी अस प्रैस कॉन्फ्रेंस आ कि असें सनाना चाहते हैं लोगों साढ़े जम्मू कश्मीर के लोगों लिए कि बई भारतीय जनता पार्टी की जी करनी तो कथनी का फर्क है। कल भारतीय युवा कांग्रेस सड़कों पर हर डिस्ट्रिक्ट पॉइंट हर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कर इंदे भारतीय जनता पार्टी के नेता का प्रोग्राम यह है कि कल इन्हें नरेंद्र मोदी उनकी जी देश लिए उन्हें क्या किया उन्हें इन्हें दसना। अस ये स्पष्ट लफ्ज़ करने आखना चाहते हैं कि उन्हें जो तुसें दसना वो छड़ा झूठ है। अगर फैक्ट दे गल की जाए तो सारे ही पता कि नरेंद्र मोदी उन्हें ललकार रैली से जिसले जम्मू कश्मीर से उनका प्रोग्राम होया उन्हें आख्या हर साल मैं 2 करोड़ रोज़गार दूंगा युवाओं को। कल अरुण देव सिंह जम्वाल जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डिटेल में बताया था कि वो 17 सितंबर को किस तरीके से मनाने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंदर जाना जी के नेतृत्व के अंदर 17 तारीख से लेकर के 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान चलाने जा रहा है। ध्यान में रखते हुए ये 20 दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा और समर्पण के कार्यक्रम चलाएगा। सबसे पहला कार्यक्रम 17, 18 और 19 सितंबर को नव भारत मेला जो जम्मू के गांधीनगर में किया जाएगा। वहां पर जितने भी माननीय मोदी जी की सरकार के नीतियां और जो लाभ आम समाज को मिले हैं उसकी प्रदर्शनी होगी। दर्शकों, अपनी पार्टी ने भी अब एक मरतबा फिर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आएगी। उनका ये दावा है कि जम्मू प्रोविंस से बिजली उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए बिजली लोकल लोगों को मिलनी चाहिए, यानी यूटी जम्मू कश्मीर की आवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली मिलनी चाहिए। 300 यूनिट। मनजीत सिंह जो संभागीय अध्यक्ष है उन्होंने आज ज्वाइनिंग करवाई और ज्वाइनिंग करवाने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे 300 यूनिट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जॉब और लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होना चाहिए। पुरुषोत्तम कुमार जी, मोहम्मद असलम जी, नगरोटे जी, सरदार मनप्रीत सिंह जी, आओ जी अभी आना मारा है। सरदार जितेंद्र सिंह जी खालसा कि जब से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनी है, अल्ताफ बुखारी साहब ने सभी कार्यकर्ताओं को यही कहा है कि हमको सच की राजनीति करनी है, सच बोलना है, जो चीज़ अचीवेबल है, जो हम हासिल कर सकते हैं वही बात करनी है। तो लोग आज इस सच की राजनीति को देख के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो कमिटमेंटें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने बिना सता के भी लोगों से की, जैसे ये वादा किया था कि यहाँ के नौजवानों को ही रोज़गार मिलेगा, बाहर के लोग नहीं आएंगे। तो जब केंद्र सरकार ने एक फरमान जारी किया तो 24 घंटे के अंदर अंदर अल्ताफ बुखारी साहब ने उस आर्डर को अमेंड करवाया। इसी तरह स्टेट के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। हमारे जो ज़मीनों के अधिकार हैं 80% उसमें अचीव हुआ है। हम चाहते हैं कि हमको ये जॉब का और लैंड का कॉन्स्टिट्यूशनल जो इसका प्रोविज़न रखा जाए, इसके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। दर्शकों, यूनियन मिनिस्टर MSME नारायण राणे आज बड़ी ब्राह्मणा में गए।
बड़ी ब्राह्मणा में उनके साथ इंडस्ट्रियलिस्ट ने बातचीत की, जो दिक्कतें उनको आ रही हैं विस्तार से उन्होंने बताया। और साथ ही साथ नारायण राणे, उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को ये पूरा आश्वासन दिया कि दिसंबर में एक मरतबा फिर वो जम्मू आएंगे, जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे, और उस दौरे के दौरान अभी तक की जितनी भी समस्याएं उन्होंने बताई हैं उनका निवारण करेगा, पूरा प्रयास करेंगे। साहब भी आए हुए ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें ये बच्चों के लिए प्ले स्टेशन सर, ये जगह टोटल सर ये कोई 8 कनाल की 3 कंपटीशन करवाया ड्रग के लोकल नॉट एक गांव में पहले कभी नहीं, IIT आया, एम्स आया, जरूर आप देखें और इस पर गौर फरमाएं कि हमारा भी हो कि हमारी काफ़ी लोगों ने, जो उद्योजक है, उन्होंने काफ़ी सवाल का निवेदन दे चुके हैं। वो नंबर मैं अभी बता नहीं सकता है, इतनी छोटी संख्या नहीं है। तो मैं दिल्ली जाने के बाद पूरे जो निवेदन है मैं पढ़ूँगा और इसमें किस तरह से हल करना है सबकी प्रॉब्लम। यहाँ लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योग के बारे में ज़्यादा प्रॉब्लम है। ट्रेनिंग सेंटर की भी यहाँ आवश्यकता है, क्लस्टर की भी आवश्यकता है और मार्केटिंग के एडवाइस मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। ये सभी मामले में फ्यूचर में हम कुछ प्लान बना के फिर आएंगे बिफोर दिसंबर। अब ये सब निवेदन जो भी है, जिस सब्जेक्ट के हम पढ़ेंगे और इसके ऊपर जो भी फार्मूला यूज़ करना है वो करेंगे। आज जो हमारे माननीय MSME यूनियन मिनिस्टर जी नारायण राणे जी ने यहाँ पे अपना बहुमूल्य समय निकाल के जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट की जो भी डिमांड्स हैं, जो उनकी जो प्रॉब्लम फेस आ रही हैं, उसके लिए उन्होंने पूरे ध्यान से सुना है और उन्होंने उस पर ये बोला है कि हम उस पर पूरा विचार करेंगे और दिसंबर में उन्होंने दोबारा आना है। तो इन सारी जो भी मेमोरेंडम दिए उनको स्टडी करके उस पर जो सोल्यूशन किए जाएंगे उसके लिए सारा वो उन्होंने नोट कर लिया है। उसके लिए हम उनके बड़े आभारी हैं क्योंकि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इंडस्ट्री के लिए जो इश्यूज़ हैं उसमें हमने सबसे मेजर इशू जो रेज़ किया है, एक रेज़ किया जी हमारे जो यहाँ से जो फ्रेट सब्सिडी दी जाए। दर्शकों, उद्यमियों से हमने जब बातचीत की तो उनका यह दावा है कि वाकई में नारायण राणे से मुलाकात करने के बाद उनको काफ़ी सारा उत्साह या काफ़ी सारे आश्वासन मिले हैं, जिसके चलते उनकी समस्याओं का हल होगा, ये उनको पूरा भरोसा है। डोगरा, ये जो ऑनरेबल PM का इनिशिएटिव है हमारे स्टेट में पब्लिक आउटरीच का, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे आज सेंट्रल मिनिस्टर श्री नारायण राणे जी का विजिट था, इसका हम जो पब्लिक ऑफ जम्मू कश्मीर है इसका वेलकम करती है। ये जो इनिशिएटिव है इससे जो हमारी पब्लिक की डिमांड्स हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व होंगी। आज आपने देखा ही होगा नियर मोस्ट 22 डेलीगेशंस जो उनसे मिले हैं, उसमें हर सेक्टर से लोगों ने अपनी बात रखी है, चाहे वो DDC हों, BDC हों, चाहे चेयरमैन हों, चाहे मीन की महिला मोर्चा से हो, युवा मोर्चा से हों, मीन जो वॉइसेस फ्रॉम ऑल सेक्शंस हैं वो उनके सामने रखी गई हैं। आज हमारे MSME मिनिस्टर राणे साहब आए थे तो उनका हम वेलकम करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा हमारे सपोर्ट किया, हमको काफ़ी आश्वासन दिया। हमने MSME के अंतर्गत टूल रूम मांगा तो उन्होंने बोला कि हम उसके लिए आगे आपका हेल्प करेंगे, उसमें जो भी हमसे बनेगा वो करेंगे। तो उन्होंने हमारी जितनी भी हमारी डिमांड थी वो सुनी और उन्होंने अपने पास रख ली हैं। उन्होंने बोला जब भी आपको कोई दिक्कत आती है आप हमारे से आके मिल सकते हैं। दर्शकों, नगर निगम में बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनता है, लेकिन पिछले 10 दिनों से वहां एक भी काम नहीं हो पा रहा है। कारण पुणे में जो डाटा सेंटर है इनका,
एनआईसी का पुणे डाटा सेंटर वो ठप पड़ा हुआ है। उसके जलने के कारण कोई भी ना डेथ सर्टिफिकेट मिल पा रहा है और ना ही दूसरा सर्टिफिकेट। कि नेशनल डाटा सेंटर पे जो हमारा सर्वर है वो पावर फेलियर की वजह से कोलैप्स हो गया, जिसकी वो थोड़ा पुराना सर्वर है, पिछले 10 साल पुराना है, तो उसके स्पेयर पार्ट ना मिलने की वजह से वो सर्वर अप नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने भुवनेश्वर में उड़ीसा में 2 सर्वर और ले लिए हैं, एक्स्ट्रा सर्वर लेके अब हम वहाँ पे ये सारा का सारा डाटा माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी 80 ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं, सारी हाउसिंग की सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं, तो थोड़ा डाटा ज़्यादा है इसमें, करीब 1 करोड़ तो इसके अंदर एंट्रीज है सिर्फ डेथ बर्थ की, और ये जो डाटा है ये लेजिटिमेट डाटा है, तो इसको पोर्ट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो इसलिए हम इसको विद इन 2 या 3 डेज में ये अप हो जाएगा, मंडे तक होपफुली ये सारा काम चल जाएगा। और एनआईसी JNK वगैरह और दिल्ली से भी एनआईसी की टीमें इस पर लगी हुई हैं। देखो ऑनलाइन सिस्टम जो है, मैं बताता हूँ 2 किस्म के ऑनलाइन सिस्टम। एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसके ऊपर एप्लीकेशंस आती है, एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें रजिस्ट्रेशन होती है। जो ऑनलाइन सिस्टम रजिस्ट्रेशन के लिए है ना, वो कोलैप्स हो गया, वो पावर फेलियर हो गया, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो तो चल रहा है, बट बेसिकली क्या है, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी हम ऑनलाइन देंगे कैसे? और अब डाटा सारा कंप्यूटर से ही है, अगर कंप्यूटराइज डाटा नहीं होगा हम प्रिंट कैसे देंगे? मैनुअल सिस्टम तो हमारे पास कोई है नहीं, वो आज का नहीं बंद है, वो पिछले 2012 से ही बंद है। लोग बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट लेने आ रहे हैं, लेकिन निराश होकर उनको वापस जाना पड़ रहा है, और भी बहुत सारी सेवाएं बाधित हैं। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कह रहे हैं ऑनलाइन है, पहले ऑफलाइन होता था, पहले ठीक था, अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके पास जाना है। मैं तो यहाँ पे टाइप करवाने के लिए आया था, तो यहाँ कोई भी नहीं मिला मुझे, ये कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। कोई बात नहीं, एप्लीकेशन दो और निकलवा लो, आपको पता नहीं क्या क्या सिस्टम है, हमें कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करना। आने वाले को भी तो आना चाहिए, पता होना चाहिए ना कि वो कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा। ऑनलाइन चलाने वाला सब तो थोड़ी ऑनलाइन चला सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता, फ़ोन चलाना नहीं आता, तो वो कैसे करेंगे? अच्छा था उनका, नहीं ठीक था, चलो एप्लीकेशन दिया तो निकलवा लिया। यहाँ पे आई थी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, तो इन्होंने कहा कि आप हमारा ये लिंक ले लीजिए, तो इस पर जाके लोड कर लीजिए आप, विद इन 10 डेज आपको ये वहाँ से मिल जाएगा, इशू हो जाएगा। तो होगी, अगर सर्वर नहीं चलेगा तो हम कैसे लोड करेंगे? ये तो मेन इशू है ना। एक्चुअली मैं तो फर्स्ट टाइम ये लेने आई हूँ, ऑनलाइन अगर करते वो तो बेटर था, बट अगर हम यहाँ आए तो पहले इनको ये चीज़ करनी चाहिए थी कि अगर यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करें, आफ्टर दैट जो होगा इनका तो वही करेंगे। बिल्कुल रखना चाहिए, पहले सर्वर चलेगा तो तभी काम बनेगा ना ऑनलाइन, ऐसा तो नहीं चल रहा कुछ भी, सब ठप है। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, मुझे दीजिए इजाजत।